सेंट्रल हॉल सज चुका है। 1 घंटे बाद बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर पहुंच जाएंगे। जादुई आंकड़े 272 से कहीं आगे सिर्फ बीजेपी के नेता, और उसमें दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। प्रस्ताव लाल कृष्ण आडवाणी रखेंगे, सेकंड कौन करेंगे इसका इंतजार है। और सेंट्रल हॉल में तमाम लोगों की मौजूदगी 11 बजे से शुरू हो जाएगी। हम जो स्क्रीन पर आपको दिखला रहे हैं वो सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं जो सज रहा है फूलों से, चारों तरफ खुशबू बिखेरी जा रही है। शुरुआती दौर में यहां पर बीजेपी की बैठक होगी और उसके बाद जब बैठक खत्म होगी वहां नेता चुना जाएगा, तो उसके बाद एनडीए के सांसद भी उसमें जुड़ जाएंगे, यानी सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, और वो सभी मिलकर उसके बाद अपने नेता पर मुहर लगाएंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन की तरफ चल पड़ेंगे, जहां पर वो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के सिलसिले के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद तारीख बताई जाएगी, वो तारीख में वक्त बताया जाएगा। दरबार हॉल वहां पर हालांकि तैयार है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी दरबार हॉल में शपथ लेंगे या फिर खुले तौर पर शपथ लेना चाहते होंगे, ये इसका भी इंतजार करना होगा। तो सजावट के फूल, सेंट्रल हॉल में बैठक, ये सारी चीज़ों के बीच राजनीतिक तौर पर अब ये माना जा सकता है कि आज के बाद से एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, जब ये राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का। हम अशोक सिंघल के पास चल रहे हैं सीधे, क्योंकि बता रहे हैं दरअसल किस तरीके से ये सेंट्रल हॉल सजा हुआ है। बीजेपी ने आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुन लिया जाएगा। एनडीए की बैठक भी होगी उसके बाद। उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस ढंग से सजाया गया है पूरे पार्लियामेंट के मेन गेट को। यहीं से सेंट्रल हॉल सभी सांसद जाएंगे, तमाम बड़े लीडर जाएंगे और वहीं सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी। वहीं पे नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद एनडीए की मीटिंग होगी। देख सकते हैं फूल मालाओं से किस ढंग से सजाया गया है पार्लियामेंट के मेन गेट को। गेट नंबर 1 भी इसको कहते हैं, और यहीं पे पूरी व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं 16वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए व्यवस्था, एक बोर्ड भी लगाया गया है वहाँ पर। जो मेन गेट है पार्लियामेंट का, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, पार्लियामेंट के लोग तैनात हैं यहाँ पे। यहीं से सेंट्रल हॉल का रास्ता, सामने सेंट्रल हॉल दिखाई दे रहा है आपको, वो सेंट्रल हॉल है जिसमें मीटिंग होगी पार्लियामेंट्री पार्टी की। वहीं पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। आडवाणी जी उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और बाकी सीनियर जो लीडर हैं, वेंकैया नायडू हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, नितिन गडकरी हैं, अरुण जेटली हैं, उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। बीजेपी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस बार जो पार्लियामेंट बनने जा रही है और जो सरकार बनेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सेंट्रल हॉल जहन में आते ही बहुत सारे इतिहास के पन्ने भी ज़हन में आ सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर कॉलोनियल पावर जो था, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो नेहरू की थी, 1947 में सत्ता का हस्तांतरण यहीं पर हुआ था। संविधान सभा इसी हॉल में बैठी थी। अब के दौर में ये आप कह सकते हैं कि जब जब नया सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति का भाषण यहाँ पर होता है जो संयुक्त सदनों को संबोधित करते हैं। आखिरी बार अगर जहन में आएगा तो आपको ओबामा याद आ सकते हैं। 2010 में वो वहाँ पर भाषण देने पहुँचे थे। नवंबर का महीना था, 10 नवंबर 2010 का वाक़या है ये। लेकिन इस सेंट्रल हॉल में आज जिस तरीके से खुशबू बिखेरी गई है और वहाँ पर नेताओं की आवाजाही कुछ देर के बाद शुरू होगी, 2 जगह कहीं ना कहीं इस वक्त भी केंद्र है। विजय चौक से सांसदों का गुजरना होगा। ये भी बता दें दरअसल पार्लियामेंट दिल्ली के बाहर के दर्शक जान लें कि तकरीबन 6 एकड़ में फैला हुआ है और पार्लियामेंट में 12 गेट हैं। जो मुख्य गेट है वो संसद मार्ग पर है, गेट नंबर 1 होता है। विजय चौक, वहीं से जब आप निकलते हैं तो विजय चौक से रास्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था, यही वो रास्ता था जहां पर से याद लोगों के जहन में आ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो इस दरवाजे पर मीडिया की मौजूदगी थी जो विजय चौक से एंट्री होती है। बड़ा हंगामा मचा था उस वक्त। बहरहाल, लेकिन आज उसकी बात नहीं, आज तो सवाल खुशबू बिखेरने का है, क्योंकि लगातार दिखा दिया अशोक सिंघल ने कि किस तरीके से वहाँ पर फूल बिखेरे गए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी और नवभारत टाइम्स के एडिटर रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन हम पहले सीधे संवाददाता के पास चल रहे हैं, क्योंकि 2 केंद्र अभी भी हैं अपने तरीके से। लगातार 3 केंद्र दिल्ली में काम कर रहे थे। एक राजनाथ का घर, एक केशव कुंज जो आरएसएस का हेडक्वार्टर, और तीसरा जहां पर नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं, गुजरात भवन। आवाजाही शुरू हुई है या नेताओं वहां से निकलने शुरू हुए हैं? बाला, राजनाथ सिंह के घर पे हैं।
भाई बाला, हमारी आवाज आ रही है अब तक? जी प्रसून, मैं सुन सकता हूँ आपको। जी, आप ही से पूछ रहे हैं कब तक सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि आखिरी दौर में भी राजनाथ सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिनके घर तमाम सांसद अब भी चेहरा दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं और उसके बाद रवानगी हो रही है। क्या चहल पहल है अभी वहां पर? बहुत चहल पहल है प्रसून। आप देख सकते हैं कि हालांकि वक्त हो रहा है, अब से थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहाँ से संसदीय बोर्ड की जो बैठक होनी है संसदीय दल की, उसके लिए यहाँ से पार्लियामेंट निकलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बधाइयों का सिलसिला, गुलदस्तों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार नेता जो हैं, सांसद, नेता, एमपीज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भीतर जाएं। हालांकि उनसे कहा गया कि अब वो बाद में मिले, दोपहर के बाद मिले, जब ये बैठक हो जाती है, राष्ट्रपति भवन जाके मुलाकात हो जाती है। लेकिन लोग, हर कोई यहाँ पर हाजिरी लगाना चाहता है, हर कोई गुलदस्ता अपना पहुँचाना चाहता है। कई लोगों को हमने देखा मशक्कत करते हुए। राजनाथ सिंह, जिस तरह की जीत हुई है बीजेपी की, राजनाथ सिंह का कद उससे बहुत बढ़ गया है। राजनाथ सिंह बहुत ताकतवर हो गए हैं। समय हो गया है, अब से थोड़ी देर में राजनाथ सिंह यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पर कि संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए जहाँ पर उनको इंतजार किया जा रहा हो। लेकिन लोगों के आने का सिलसिला, बधाई देने का सिलसिला अभी भी रुक नहीं रहा है। अंजना, आप विजय चौक पे मौजूद हैं। आज वहां पर चहल पहल भी होगी और उसके बाद जिस तरीके से यहीं से निकलेंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ नरेंद्र मोदी जाएंगे तकरीबन 2:30 बजे, ये माना जा रहा है। बहुत मौक़ों पर बहुत परिस्थितियां इस देश ने देखी है, लेकिन बीते 30 बरस में ये पहला मौका आया है जब जो शख्स निकलेगा वो अपनी ताकत के साथ निकलेगा। किसी गठबंधन की जरूरत होगी नहीं, वो अपनी ताकत से निकलेगा। तो आज क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या आवाजाही शुरू हुई है? गाड़ियों का काफिला कुछ आना शुरू हुआ है? सांसदों की आवाजाही, क्या है स्थिति अभी? बात है प्रसून, अभी धीरे धीरे अब शायद ताता उस तरह से बने जिसका इंतजार है। लेकिन वाकई त्योहार के जैसा दिन, कम से कम नरेंद्र मोदी का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बनने में ये औपचारिक पहला कदम आप कह सकते हैं। 12 बजे संसदीय दल की बैठक होनी है जिसमें उन्हें नेता चुना जाना है। ऐतिहासिक ये लम्हा, जैसा कि आप बता रहे हैं, 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत के साथ उनकी बन रही है सरकार। लेकिन उससे भी दिलचस्प, राष्ट्रपति से होगी उनकी मुलाकात 2:45 पर। अगर राष्ट्रपति के प्रांगण में, राष्ट्रपति भवन के वो आयोजन होता है उनके शपथ ग्रहण का, तो वाकई इतिहास इसके साथ रचेगा। इससे पहले सिर्फ चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, 2 ऐसी सरकारें, तब भी वजह कुछ और थी प्रसून। तब इसलिए क्योंकि गठबंधन की कई पार्टियां थी, एनडीए में भी देखा गया था वाजपेयी साहब के, सबको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि दरबार हॉल में सिर्फ 500 के करीब लोग आ सकते हैं, 3000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी, उनके शपथ ग्रहण और उनके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बीच का जो सफल है, जो जोश है, जो फासला है, जो उत्साह है, वो इस चरम पर पहुंच चुका है कि उसके लिए सब कुछ लगता है कि बड़े ही अनूठे ढंग से आज तो हो रहा है। सेंट्रल हॉल में संसदीय दल का नेता उन्हें चुना जाएगा, तो वो भी फूलों के बीच में, यानी पूरी तरह से उस जनादेश को फूलों, लोगों, उत्साह के जरिए दिखाने की कोशिश बीजेपी की। प्रसून, बहुत कुछ याद आ रहा है आलोक मेहता जी। 1989 उड़ीसा भवन में बैठक हुई, कुछ बातें हुई, लेकिन देवीलाल ने अपनी टोपी जब आखिरी बैठक में डाल दी वीपी सिंह के दौर में। फिर याद आता है 2004, सोनिया गांधी के लिए सब कोई तैयार बैठे थे। सोनिया ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तय है पहले से, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सांसद नेता को चुनेंगे। ये बीजेपी के भीतर की परिस्थिति क्या आज नजर आने वाली है? तो क्योंकि 283 सांसदों का हुजूम होगा पीछे खड़ा हुआ मोदी के। देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है आपने जहाँ से शुरू किया, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का सपना कब से देख रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आपने विजय चौक का जिक्र किया था ना, बैलगाड़ी से आए थे, याद है आपने, विरोध प्रदर्शन, तो प्रतिपक्ष के रूप में जो बैलगाड़ी से आए। और नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कहता हूं कि वो कांटों भरे रास्ते से आए हैं, बहुत उनके रास्ते में, जैसे कहते हैं असली स्वयंसेवक वाले। अटल जी तो शुरू से, चूँकि हम शुरू से उनको देखते रहे हैं जब से हमने पत्रकारिता शुरू की, तो वो फिर भी एक सांसद बनकर आ गए। ये तो वर्कर बन करके, हो सकता है अटल जी जिस समय यहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी चलाई हो, तब ये पैदल अपना कहीं पीछे साथ दे रहे होंगे। तो आज ऐसा व्यक्ति, भाजपा और संघ का स्वयंसेवक, वो सत्ता के शिखर पर कांटों से निकलकर फूलों के बीच में, जैसे कहते हैं कि बैठ रहा है, और जैसे कहते हैं ना, चमन से लुत्फ उठाने आ रहा है, और इसलिए अब उसको काटे और रास्ता भट गया। लेकिन ये सही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता पाना जितना आसान यदि उनके लिए, जैसे कहते हैं कि कठिन तो था, लेकिन उसलिए आसान माना जाता है कि अब पूरी सफलता मिल गई। लेकिन उसके बाद उसको पचाना और उसको निभाना, अभी आप पार्टी में जो दौड़ भाग देख रहे हैं, राजनाथ जी के घर, संघ के कार्यालय में, गुजरात भवन, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज सब उनके लिए और सबके लिए, देश में भी एक नया प्रधानमंत्री के लिए संसदीय दल में चुना जाएगा। लेकिन विजय चौक और संसद का ये अद्भुत दृश्य होगा। रामकृपाल जी, क्या लग रहा है? माना ये जाए, खबर आई है कि
प्रस्ताव जो रखेंगे वो लाल कृष्ण आडवाणी रखेंगे। सबकी नज़र इसी बात पे है कि कौन प्रस्ताव रखता है, कौन उसे सेकंड करता है। तो क्या लगता है कौन होगा सेकंड करने वाला शख्स? प्रसून जी, पार्टी ने तय किया होगा। जाहिर सी बात है कि जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, ये भूमिका उन्हीं लोगों के कंधों पर डाली जाएगी और अच्छा भी लगता है। उसे आप स्वागत समझ लें, आशीर्वाद समझ लें। बैलेंस नहीं बनाया जाएगा? अगर आडवाणी रखते हैं तो किसी यंग को बोला जाएगा सेकंड करो? मुझे लगता है प्रसून जी, बात इसकी नहीं, स्वागत में इतना ज़्यादा कोई पोस्टरिंग करना या दिखावा मुझे लगता है नहीं होगा। इसके बाद जो चीज़ें होंगी वहाँ से शुरुआत होगी। आज तो ये है कि भाई ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य हासिल किया है उसमें किसने क्या भूमिका निभाई नहीं निभाई, आज वो गिले शिकवे भूल करके ये बताने का दिन है। आज रामकृपाल जी, आप भी वो उत्साह के साथ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कुछ मिल गया है। नहीं प्रसून जी, मेरा ये कहना है कि आज का दिन ये पर्टिकुलर जी, इसके बाद जो रियल एक कहते हैं ना कि जो जिसका संदेश या मैसेज जिन घटनाओं का जाएगा वो तो भी आने वाली हैं। आज तो स्वाभाविक है, सबको पता है होना क्या है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि कोई उस तरह का नहीं है कि किसी को कहने जा रहे हैं और अचानक सोनिया जी की तैयारी हो रही, मनमोहन सिंह निकल आए। ऐसा कुछ बीजेपी में नहीं होने वाला है। तो सब कुछ पता है और एक अच्छी चीज़ है, स्वागत हो रहा है, फूल ही फूल हैं। लेकिन जैसा आलोक जी भी कह रहे थे, सबको पता है कि लड़ाई में कुछ ऐसे भी नारे लगाए जाते हैं। हम बता रहे हैं मैंने कितनी तेजी से जनादेश क्या क्या बदल देता है, इसलिए हमारे जहन में बात आ रही थी। जब पीएम पद के उम्मीदवार बनाया जाता है, आडवाणी जी रूठे हुए थे, आज वही प्रस्ताव रखेंगे। मेरा वही कहना, मैंने पहला सेंटेंस क्या कहा कि किसकी क्या भूमिका रही, आज उसको याद करने का दिन नहीं है। आज इसको ये दिखाने का दिन है कि हम सब एक हैं। गिले छोड़ दूं सुषमा जी, आपने जो कहा समर्थन, मुझे जो लगता है कि सुषमा जी और अरुण जेटली युवाओं में से, जैसा अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, वो समर्थन करें। उससे क्या होगा कि जेटली की मौजूदगी कैसे होगी? वो तो सांसद है नहीं पार्टी में, मतलब उस तरह से संसदीय दल में राज्यसभा के मेंबर माने जाते हैं। यदि संसदीय दल उस रूप में लेंगे, वो जरूर, हाँ, वो राज्यसभा के तो वो भी नेता हैं और संसदीय दल लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर के माना जाता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ हो सकता है सिर्फ लोकसभा वालों को बुलाया, ऐसा मुझे नहीं लगता। संसदीय दल जब शब्द यूज़ किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और पार्टी हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुषमा जी भी, गडकरी जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं तो उनसे भी समर्थन की जरूरत होगी। डॉक्टर जोशी है, तो अब कई लोग सेकंड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कोई एक शख्स नहीं करेगा, कई करेंगे। सेंट्रल हॉल में 12 बजे बैठक शुरू होगी। बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर पहुंचेंगे, नेता चुने जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच नेताओं से लगातार हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं। ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं पार्लियामेंट की, जहां पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। जोशी जी भी नज़र आ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी। दूर में वो पीछे 3 चेहरों के बाद वो खड़े हुए हैं, विक्ट्री चिन्ह बनाए हुए हैं और नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। चूँकि 12 बजे से ये बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में अब एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उसे सेकंड किया जाएगा और उसके बाद क्या वहाँ पर भाषण होता है या बहुत छोटा सा भाषण होता है, कौन भाषण देता है, ये सारी चीज़ों का इंतजार हर किसी को है। इसे सीधे हम आप तक पहुंचाने की हमने भी व्यवस्था कर रखी है, जिससे आप देख पाएँ कि देखिए मुरली मनोहर जोशी पहुंचे और इसको लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मुरली मनोहर जोशी कहाँ पर होंगे, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज कहाँ पर होंगी और मंत्रिमंडल में होंगे भी या नहीं होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में होंगे या फिर बाहर मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। अब ये सारे सवाल हैं जो जाहिर है धीरे धीरे साफ होंगे, लेकिन नेताओं की आवाजाही अब सेंट्रल भवन की दिशा में बढ़ने लगी है। ये अपने तरीके का पहला मौका। 1984 याद कीजिए तो सिर्फ 2 सांसद थे और आज देखिए तो 282-83 स्थिति आ गई है और 1984 में कांग्रेस की स्थिति देखिएगा तो 411 सांसद और आज की स्थिति यह है कि वो 44 पर आकर सिमट गई है। तो ये एक बड़ा अंतर आया है इस दौर में और ये अंतर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक वक्त इंदिरा गांधी को इंडिया से जोड़ा गया था, लेकिन उस इंडिया में आज की तारीख में कांग्रेस कहीं नहीं बची और जिस तरीके से कांग्रेस पीछे सिकुड़ती चली गई, उतनी कहीं ज़्यादा तेजी से विस्तार बीजेपी का हुआ है। अमिताभ सिन्हा, उन्होंने सांसद से बात की, वो सांसद जिन्होंने देश के पूर्व गृह मंत्री को हराया, शिंदे को हराया। अमिताभ, बात की जाए। हमारे साथ हैं शरद बनसोड़े, जायंट किलर इस लोकसभा के। शरद जी, हराया आपने शिंदे जी को,
जायंट किलर मतलब क्या है कि लास्ट टाइम 2009 में यही कुश्ती हुई थी और उसमें वो हारते हारते जीत गए थे, वो भी राष्ट्रवादी के मेहरबानी से वो जीत गए थे, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पीछे रह गए थे। मगर इस बार जहाँ पे हम कम पड़ गए थे 5 साल, वहीं पे हमने ज़्यादा कष्ट किया और मोदी जी की 9 तारीख को सभा हो गई, उसके बाद एक माहौल बदल गया और सारे युवा वर्ग इसमें आ गए, पूरे माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ में जुड़ गए और मेरे समाज के लोग जुड़ गए और सारा हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में महायुति कही जाती है। इतनी बड़ी जीत है आपकी, अपने जायंट किलर हैं आप, आप उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आपको मंत्रिमंडल में रखें? मेरी तो पॉलिटिकल विल रहेगी और महत्वाकांक्षा रहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे दिया जाता है कुछ पोर्टफोलियो और तो डेफिनेटली मैं उसमें खरा उतरूंगा। आप एक्टर भी रहे हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, मराठी में मैंने फिल्में की है। तो कोई डायलॉग नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी जी के लिए अरे क्या, एक ही लहर बजी थी आपकी बार, मोदी सरकार तो बनने जा रही है, अभी थोड़ी देर में अभी बनने ही जा रही है। धन्यवाद कैमरामैन संजीव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। सोलापुर जी बिल्कुल कर्नाटक से सटा हुआ इलाका, 1 किलोमीटर की दूरी पर शिंदे साहब रहते हैं और माना यह भी जाता है कि बहुत सारे वोटर कर्नाटक के भी हैं, लेकिन अब देखना यही है कि जिन्होंने इनको हराया है उन्हीं की जगह कहां पर है। संसदीय दल की बैठक शुरू होने से पहले तमाम बीजेपी के सांसद संसद भवन में सेंट्रल हॉल में जाकर बैठने लगे हैं। आवाजाही बहुत तेजी से शुरू हो चली है। तमाम बड़े नेता वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। नेताओं की आवाजाही बहुत तेजी से शुरू हुई है। चूंकि 12 बजे बैठक शुरू होगी, तकरीबन 1 घंटे बैठक चलेगी बीजेपी की, जिसमें नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा और उसके बाद एनडीए के सांसद भी इसमें शरीक होंगे और उस बैठक के बाद ये दोनों मिलीजुली जो बैठक होगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 2:40-45 तक का वक्त है उनके बाद, जो वक्त दिया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे वो, और उसके बाद वो अपना दावा पेश करेंगे। फिर तारीख का ऐलान होगा, किस दिन कितने बजे राष्ट्रपति भवन कहेंगे कि आप शपथ लेने के लिए आइए इस दिन, और वो तारीख के हिसाब से फिर बाकी सारी चीज़ें तय हो जाएगी। और इन सब के बीच घटनाक्रम बहुत तेज़ी से गुजरात में भी बदलने हैं, चूँकि वहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री आना, और इन सब के बीच दिल्ली में जो पूरा मंत्रिमंडल तैयार करने की बात हो रही है। माना ये जा रहा है कि दरअसल जो पूरी सूची तैयार की जा रही है उसमें अपनी कोर टीम, जो पूरी कोर टीम रहेगी, जो खास तौर से जो है मंत्रालय हैं, वो सभी लोग तकरीबन उनकी तादाद 22 तक हो सकती है, वो सारे लोग शपथ लेंगे। लेकिन इंतजार करना होगा। आलोक मेहता जी, आज की बैठक में जो सिलसिला होगा उसमें क्या लगता है कि कोई भाषण भी होगा? मुझे लगता है कि जब प्रस्ताव रखने के बाद, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद भी उसको जरूर संबोधित करेंगे। आपने देखा, चूँकि सांसदों के बीच, अपने ही सांसदों के बीच जब आए हैं तो, और उनको जिताने का श्रेय भी जब उनको दिया जाता है, और जब उनके प्रस्ताव होगा, संक्षेप में उनका स्वागत तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा जो, और मेरा ख्याल है पता नहीं वो कैमरा उन्होंने अलाउ किया है या नहीं किया है, वरना वो अपने सांसदों को अवश्य संबोधित कर सकते हैं। नहीं, कैमरा अलाउ है, लोकसभा में डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, हम लोग सीधा दिखलाएंगे भी। हमें लगता है जो शायद प्रस्ताव रखेगा वह भी कुछ बोलेगा शायद उससे पहले। हो सकता है वो संक्षिप्त, लेकिन वो संक्षिप्त ही होगा। मुझे लगता है कि जो संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद वो आभार के साथ वो अपना थोड़ा एजेंडा सांसदों को जरूर बताएंगे। सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़े इससे पहले हमारे संवाददाता चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, राजनाथ जी के यहाँ घर पर बाला हैं, और अंजना, क्या है स्थिति? आप विजय चौक पे मौजूद हैं। के नेताओं का तांता शुरू हो गया है। शायना एनसी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चूंकि तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी आज प्रस्तावित करेंगे नरेंद्र मोदी का नाम। पीढ़ी परिवर्तन और पीएम इन वेटिंग जिन्हें कहा जाता था, आज फॉल इन लाइन का मामला हो गया एक तरह से। शायना जी, ज़रा आगे आना पड़ेगा। कोई फॉल इन लाइन का मामला नहीं है। आप समझ लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे पिता समान, इस पार्टी को 2 से 180 तक लेने जाने का कोई किसी का भी योगदान है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आज एक नई पीढ़ी यानी कि मोदी जी को इस मौका का एहसास कराएंगे, क्योंकि उनका भी योगदान रहा है उनके नेतृत्व में, और मैं मानती हूँ कि कोई 2 राय या 2 मत नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है और प्रजातंत्र है उसको एक ढंग से देखने जाओ तो प्रशंसा लायक है। अनुशासन का सारा, लेकिन अभी दारोमदार लाल कृष्ण आडवाणी पर आ गया। सबसे बड़ी बात जो है नरेंद्र मोदी और उनके साथ हुजूम होगा 283 सांसदों का। ये लम्हा, ये पल
क्या मतलब इसका भारतीय जनता पार्टी के लिए? मुझे लगता है देश भर के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि एक चीज़ ज़रूर स्पष्ट होता है कि दिस इज़ अ न्यू ईरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जात पात धर्म में विश्वास न करते हुए सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। और ये जो मैंडेट मिला है 300 के ऊपर, इससे साबित होता है कि लोग स्थिरता चाहते हैं, नेतृत्व चाहते हैं और प्रगति चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ, और मोदी जी ज़रूर चाहते हैं। प्रसून, अगर आपका कोई सवाल? इनकी खुद की भूमिका क्या होगी? क्या आपकी भी कोई भूमिका है इसमें, या फिर कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है उसमें आप कहाँ हैं? जो पार्टी तय करेगी वो ही होगा, और हम सब मानते हैं कि बड़े से बड़े नेता हो या छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जो पार्टी तय करती है रणनीति के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से हम सब स्वीकार करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो 10 साल में न हो पाया, 10 महीने में मोदी जी बोल वचन नहीं लेकिन कर दिखाएंगे ज़रूर। लेकिन क्या फील्डिंग चल रही है कल से, जिसको देखिए अलग अलग, राजनाथ सिंह साहब के पास कोई, संघ प्रमुख के पास कोई, गुजरात भवन नरेंद्र मोदी से मिले, ज़बरदस्त फील्डिंग। हर कोई सोच रहा है कहाँ पर क्या किस्मत चमक। ना एस्पिरेशन बिना राजनीति में आपका कोई जिम्मा ही नहीं बनता है। मैं मानती हूँ कि अम्बिशन हेल्दी है, लेकिन अंत में जो निर्णय नेतृत्व लेता है उसको स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि ये पार्टी में फ़र्क ये है कि एक विचारधारा के साथ साथ लोग अपने बलबूते पे, अपने कामयाबी पे उनको एक मौका मिलता है, एंड इट्स अ पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो आई फील जस्टिस विल हैपन। प्रसून, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे मौसमी के पास चल रहे हैं। मौसमी के साथ प्रकाश जावड़ेकर है। मौसमी, स्कूल का पहला दिन हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। आज जो है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तैयारी से सारे सांसद आए हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस डे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एक अद्भुत क्रांति लोगों ने की है, और उसके महानायक मोदी जी है, और मोदी जी की ताजपोशी की आज शुरुआत होगी। तो ये बहुत ही अहम दिन है, और इसलिए सब खुशी में है। और सर, पोर्टफोलियो की तैयारी हो रही है आपकी तरफ से? प्रकाश जावड़ेकर, तमाम सांसद जो है यहाँ पे, उनके आने का सिलसिला जारी है। 16वीं लोकसभा के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, और सांसद जो है पूरी तैयारी से लाल लश्कर के साथ संसद पहुँच रहे हैं। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम नेताओं की आवाजाही शुरू हो चली है, बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन इन सब के बीच ये पार्लियामेंट की हम तस्वीर आपको दिखला रहे हैं लगातार। हर्षवर्धन भी वहां पर पहुंच गए हैं। हर्षवर्धन जी के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, दिल्ली के सीएम पद पर लेकर 32 तक पहुंचे थे, लेकिन यहां पर अब आए हैं तो शायद ये स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं। अमित शाह सही मायने में रणनीतिकार, और एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने उस बिसात को ही पलट दिया जिस बिसात की चौसर पर बैठ के हर कोई सोचता था वो शकुनी मामा है और फांसे फेंक रहा है। अपने तरीके से अमित शाह ने पूरे यूपी में एक नई बिसात बिछाई और हर किसी को उस पर किसी प्यादे की तरह लाकर खड़ा कर दिया। तो जाहिर है अमित शाह पर नज़र हर किसी की इसलिए भी रहती है क्योंकि अमित शाह गुजरात से नरेंद्र मोदी के साथ, और आज से नहीं, हर मुश्किल दिनों में साथ और लगातार खड़े रहे। और बेहद कम और नपातुला बोलने वाले अमित शाह पार्लियामेंट में जा रहे हैं। जाहिर है इसका मतलब बहुत साफ है कि अब कुछ देर के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तमाम सांसद ही पहुंचेंगे, क्योंकि वरिष्ठों की आवाजाही शुरू हो गई है। और इन तमाम वरिष्ठों के बीच हमें लगता है एक शख्स ऐसा भी है, एक वक्त ऐसा भी था, हम चूँकि जिक्र 1989 का कर रहे थे, उस बैठक में चंद्रशेखर मौजूद हुआ। चंद्रशेखर के बेटे नीरज कुमार बलिया से चुनाव हारे हैं और उन्हें हराने वाले इस वक्त अमिताभ के साथ हैं। अमिताभ, जरा पूछा जाए। हमारे साथ अब भरत सिंह बलिया से जीत कर आए हैं, और एक और जायंट किलर कहा जा सकता है क्योंकि चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को आया है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। कितना मुश्किल था हराना समाजवादी पार्टी को? देखिए ये पूरे देश में जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में श्री मुलायम सिंह यादव ने तुष्टीकरण की नीति को लेकर चला, बलिया का सांसद कुछ किया नहीं, पार्लियामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ सड़कों की दुर्दशा, बिजली की दुर्दशा, चिकित्सा कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि इस बलिया के में कमल को खिलाना है, और निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है। और श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा देश बदलाव के लिए खड़ा था। पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है ठीक से, आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में पूर्वांचल को मिलना चाहिए? वो अब देखिए, मतलब ये हमारा विषय नहीं है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, और ये हम लोग लोक नायक जयप्रकाश के आंदोलन में भी जेल हम लोग जा चुके हैं। तो हमको पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूर्वांचल का भी विकास होगा, बहुत आगे विकास होगा। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पूर्वांचल में इंडस्ट्री बैठेगी,
पूर्वांचल में जो बलिया की जो स्थिति है, बलिया में सड़कों की स्थिति, बिजली की स्थिति, पीने के पानी, शुद्ध पानी और एम्स की स्थापना, हमारा सपना है बलिया में एम्स की स्थापना हो। मेरा ये भी सपना है कि बलिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए, ये हमारा सपना। कैमरामैन संजीव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हर कोई पहुंच रहा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी का जिक्र आया। मसला सिर्फ पूर्वांचल का नहीं है, बुंदेलखंड की हालत सबसे खराब है, फिर पूर्वांचल की हालत खराब है। कहूँगा यूपी की ही स्थिति अच्छी है नहीं, लेकिन इन सब के बीच बिहार की स्थिति भी कहीं ना कहीं उस मोड़ पर, चाहे वो लालू यादव का दौर रहा हो या नीतीश का दौर, स्थिति अनुकूल नहीं है। रामकृपाल यादव, मौसमी बात कीजिए। पाटलिपुत्र का युद्ध फतेह करके आ रहे हैं रामकृपाल यादव जी। चाचा भतीजी की लड़ाई में भतीजी को शिकस्त दी। यादव जी, जिस तरह से आपने युद्ध लड़ा, काफी मुश्किल था, संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। जनता ने वहाँ हराई है, मैं किसी को हराया नहीं, जनता ने हराई है। मैं तो एक माध्यम जरूर था, और जो इशू लेकर मैं जनता के बीच में गया था उसको जनता ने स्वीकार लिया, वहाँ की पाटलिपुत्र की जनता ने। और ये चुनाव तो लालू जी लड़ रहे थे। इतना लालू जी को शिकस्त दी है यानी कि आप? बिल्कुल 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 उन्हीं को शिकस्त दी है। तो इतना बड़ा युद्ध आप जीत के आए हैं, आप पोर्टफोलियो में बंटने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में आने की तैयारी? अब मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अब देखिए पार्टी का नेतृत्व हमसे कहाँ किस रूप में काम लेता है। आने वाले असेंबली चुनाव में बिहार में सफाया होगा? बिल्कुल सफाया होगा। जिस तरह से इन लोगों की पोल खुल गई है, वर्तमान जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, और पहले वाले लोगों को जनता तो अच्छी तरह से समझ करके नाकार दी थी, तो अब इनके झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जो अपना मैंडेट दी है लोकसभा के चुनाव में, आगे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। प्रसून, अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि उनके निकल के जो आज बहुत बड़ा दिन है प्रसून, समझ सकते हैं कि राजनाथ सिंह के जिंदगी का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन है। पिछली बार 2009 में जब वो अध्यक्ष थे तो सत्ता से चूक गए थे, लेकिन इस बार जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी को मोल लेकर के भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पर दांव लगाया था। दांव बिल्कुल खरा उतरा है, और आज सबसे थोड़ी देर में जब राजनाथ सिंह जाएंगे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, सांसद के तौर पर उस बैठक में शामिल होंगे जहां प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुना जाएगा, तो बहुत बड़ा दिन होगा, खुशी का आप समझ सकते हैं। लगातार यहाँ पर राजनाथ सिंह हालांकि यहाँ से जा चुके हैं, 5 मिनट हो गए उनको यहाँ से निकले हुए, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला, गुलदस्ता देने का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे लगता है कि शायद उनके घर का कोई कमरा गुलदस्तों से भर गया होगा, और अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। उनको उम्मीद है जिन लोगों को कि वो अभी नहीं मिल पाए, राजनाथ सिंह के बैठक के बाद, राष्ट्रपति भवन से लौटने के बाद मिलेंगे, तो शायद ये लोग उनसे मिले। चलिए, कमरा फूल से भरा है, लेकिन है कांटे रास्ते में। आप निकलिए, राष्ट्रपति भवन आप पहुंचिए। अब हम भी यहाँ से आपको मुक्त करते हैं। हम एक आपको दिखा रहे हैं काफिला इस वक्त स्क्रीन पर। ये नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है, जो पहुंच रहा है सेंट्रल हॉल यानी पार्लियामेंट में। ये विजय चौक को कवर करता हुआ, विजय चौक से आगे बढ़ता हुआ अब पूरी तरीके से जो कैनवॉय है, ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर का कैनवॉय जिसको आप कह सकते हैं, उस लहजे में निकला। ये आप देखिए।